तो एक बार फिर आइए स्टार्ट करते हैं CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स की हमारी आज की पहली क्लास। और ये आपका 2022 का सिलेबस है, 2022 की आपकी ये बुकलेट आ चुकी है। तो आइए मैं आपको एक बार इसमें जितने भी चैप्टर्स है उसके बारे में आपको एक बार रीड करा देता हूं। तो ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल है। अब हमारा पेपर नंबर 15 हो चुका है। चलिए, पेपर का नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। मतलब अभी तक जो भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा वो आपकी फाइनल की बुक में नहीं है, बट 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये बात कहीं पर भी नोट कर लेना कि जो भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, रेजिडेंशियल स्टेटस हो, आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम हो, आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो, डिडक्शन के प्रोविजन हो, टीडीएस के प्रोविजन हो, क्लबिंग हो, सेट ऑफ हो, एडवांस टैक्स हो, कोई भी आपका प्रोविजन जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके, वो आपके फाइनल के इंडेक्स में नहीं है, फाइनल के चैप्टर में नहीं है, बट आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहले चैप्टर की बात लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन करोगे ना तो तब भी लगती रहेगी। ये नहीं कि हमने अकाउंट्स की तरह या कॉस्ट की तरह एक चैप्टर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग को कंप्लीट कर लिया तो उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे जब भी क्वेश्चन आता है फुल फ्लेज आता है, और कौन से चैप्टर का कौन सा प्रोविजन किस क्वेश्चन में लग जाए इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। कभी कभी स्टूडेंट बोलता है कि सर ये बता दीजिए कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है। तो टैक्स में कोई भी वेटेज फिक्स नहीं है। कभी भी पीजीबीपी का क्वेश्चन 12 मार्क्स में आ जाता है, कभी वो आपका आता है 20 मार्क्स में, तो कभी आता है 30 मार्क्स में। तो ऐसी कोई भी परसेंटेज फिक्स नहीं है कि हमको किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि आपको इंटरमीडिएट का सारा टैक्स पढ़ना है, रिवाइज करना है। आपके फाइनल के कोर्स करिकुलम में नहीं है, बट फिर भी वो पूछा जाता था, पूछा जा रहा है, और आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। चाहे आप कॉस्ट अकाउंटेंसी के एग्जाम में हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में हो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में हो। ठीक है, फाइनल का जो सब्जेक्ट है आपका टैक्सेशन, उसमें इंटर की बातें जरूर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो चलिए अपने इंस्टीट्यूट के एक बार इंडेक्स पर चलते हैं। यहां पर इन्होंने हमें सेक्शन वाइज डिवीजन करके दिखाया है। सेक्शन वाइज डिवीजन क्या कहता है, आइए एक बार इसके बारे में रीड करते हैं। हां जी, सेक्शन ए डायरेक्ट टैक्स लॉज, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटी। अभी तक आपने इंटरमीडिएट में 99.99% क्या किया है, एक इंडिविजुअल यानी एक प्रोप्राइटर की इनकम निकाली है, उस पे स्लैब रेट लगाया है और टैक्स निकालना सीखा है। हालांकि आपने पढ़ा है कि फर्म पे कितना टैक्स रेट लगता है, कंपनी पर कितना लगता है, एलएलपी पे कितना लगता है, बट इन सब के जैसे कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी का असेसमेंट कैसे होएगा ये हम अब फाइनल में सीखेंगे। एक चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट जैसे मंदिर, मस्जिद, इनका असेसमेंट कैसे होता है। सर क्या कह रहे हो, मंदिर मस्जिद की भी इनकम निकलती है क्या, क्या ये भी टैक्स देते हैं क्या? हाँ, इनका भी पैन कार्ड होता है, ये भी रजिस्टर्ड होते हैं और इनसे भी टैक्स की वसूली की जाती है। ठीक है, क्योंकि इनकी भी इनकम होती है। जो भी हम मंदिर मस्जिद में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो भी हम दान देते हैं, सबका हिसाब होता है, सबका कैश लेजर बनता है, सबका ऑडिट होता है, सबकी आईटीआर फाइल होती है। ये सारी बात हम धीरे धीरे अपने फाइनल लेवल पर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट,
जैसे म्यूचुअल कंसर्न, लोकल अथॉरिटी, HUF, पॉलिटिकल पार्टी, इन सब के बारे में अब पढ़ने का समय आ गया है। ऑलराइट, चलिए, तो पहला आपका जो सेक्शन है उसमें जो मॉड्यूल नंबर 1 है वो यही कहता है असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटी। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो नीचे इन्होंने डिटेल में भी बताया है। आइए एक बार चलते हैं। इन्हीं सेक्शन में जो अंदर सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। जैसे ये रहा, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। पहला इसमें आएगा इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट। अब एक रेजिडेंट की इनकम कैसे निकालते हैं, उस पे टैक्स रेट कैसे निकलता है, वो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आ चुके। अब हम बात करेंगे कि नॉन रेजिडेंट की इनकम कैसे निकलती है, क्या टैक्स रेट फॉलो होता है, क्या स्पेशल टेक्निक है जो इनके लिए ही है सिर्फ, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। कंपनी का असेसमेंट कैसे होता है, ट्रस्ट का असेसमेंट कैसे होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन का असेसमेंट कैसे होता है। ये म्यूचुअल एसोसिएशन क्या होती है, जैसे आपके आसपास मार्केट एसोसिएशन होती है, कोई क्लब होता है, उनको बोलते हैं हम म्यूचुअल एसोसिएशन। जैसे RWA, वो क्या है, म्यूचुअल एसोसिएशन। ये एक ग्रुप होता है कुछ व्यक्तियों का, आपस में ही पैसा लेते हैं, आपसी एक मोटिव पर ही वो पैसा खर्च होता है और किसी दूसरे मोटिव पर पैसा खर्च नहीं होता, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसर्न। आपस के वेलफेयर के लिए, जैसे आपने कोई काम करा तो उस काम को करने के लिए आपस में ही पैसे इकट्ठे करे, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन। हमारी प्रोफेशनल बॉडीज की भी बहुत म्यूचुअल एसोसिएशन होती है जो अकाउंटेंट्स के लिए काम करती है। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल जो आपका है टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर। अब ये जो पूरा मॉड्यूल है इसके अंदर जो सब टॉपिक है, जैसे आपका इनकम टैक्स की रिटर्न क्या होती है, क्यों फाइल करते हैं, कब फाइल करते हैं, कौन से फॉर्म में करते हैं, क्या तारीख होती है, नहीं करोगे तो क्या इंटरेस्ट होता है, क्या पेनल्टी लगती है, आधार को पैन से लिंक करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें हम रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। आप मिसबिहेव कर रहे हो, आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, टैक्स जमा नहीं कराया, कोई भी आपने रूल तोड़ा इनकम टैक्स अथॉरिटी का, हमारे इन आयकर कानून का कोई भी रूल आपने तोड़ा, तो क्या आपको छोड़ देंगे क्या? नहीं, आपके पास नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब जाएगा, जो भी फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। तो असेसमेंट प्रोसीजर में बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, इंटीमेशन, इंक्वायरी, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्पेकिंग असेसमेंट, डिमांड नोटिस, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, ई प्रोसीडिंग। तो इन सब के बारे में हम अपने मॉड्यूल नंबर 2.2 में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट एंड फीस, आपको ज्यादा रिफंड मिल गया, हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी, इंटरेस्ट लेंगे। एडवांस टैक्स पे नहीं करा, इंटरेस्ट लेंगे। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो क्या इंटरेस्ट होते हैं, कब लगते हैं, किस पर लगते हैं, किस रेट से लगते हैं, कब तक लगता है, क्या पीरियड होता है, ये सारी बातें हम इंटरेस्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। और सेम फीस कितने प्रकार की होती है, मतलब पेनल्टी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सर्वे, सर्च एंड सीजर। आपने मूवी देखी होगी रेड, आपने मूवी देखी होगी स्पेशल 26। देयर आर वेरियस मूवीज इन दी बॉलीवुड वर्ल्ड जो हमारी इनकम टैक्स के ऊपर है, हमारे आयकर कानून के ऊपर है कि कैसे असेसी के ऊपर रेट डलती है। तो जब भी रेट डलती है
तो ये तीनों स्टेप, मतलब स्टेप बोलूंगा या कॉन्सेप्ट बोलूंगा, काम आते हैं। सर्वे, सर्च, सीजर। सर्वे मतलब आएंगे, देख के चले जाएंगे बाबूजी ने कितना सोना पहना है। सीजर आएंगे, पक्का नोटिस लेके आएंगे और उस गोल्ड को क्वेश्चन करेंगे, और जब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन असेसी नहीं दे पाएगा तो फिर क्या कर देंगे, सीजर कर देंगे, वो सारा का सारा सोना जब्त कर लेंगे। ठीक है, जैसे कोई गोलगप्पे वाला है, बहुत गोलगप्पे बिकते हैं, उसके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता, तो एक दिन असेसिंग ऑफिसर खुद आए गोलगप्पे खाने, और वो खाते खाते देख रहे थे कितने पत्ते इसने बेच दिए, इसके बॉक्स में कितना पैसा है, कितनी कलेक्शन करी है, तो वो सर्वे चल रहा था। फिर एक दिन नोटिस लेकर आए और सब कुछ सीज कर लिया, सब कुछ सर्च करके सीजर कर दिया। तो ये सारे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है जो रेड के काम में काम आते हैं। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो सर्वे कब होगा, कौन करेगा, कितने समय के अंदर कर सकता है, क्या क्या रूल्स है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे सर्वे, सर्च और सीजर में। आपके पास पावर है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है रेट डालने की। तो जब किसी को शक्ति दी जाती है ना, जब किसी को शक्ति दी जाती है ना, तो उसको ना लिमिटेशन भी दी जाती है कि ये काम मत करियो। अब जैसे हमारी रामायण में रावण जी कितने शक्तिशाली थे, बट उनका भी अंत तो हुआ ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर भी थी, तो उन्होंने उन रेस्ट्रिक्शन को पूरा नहीं किया, वो सोचने लगे मैं ही बलवान हूं, तो अंत उनका क्या हुआ, राम जी ने उनका वध कर दिया। तो जब भी किसी को शक्ति दी जाती है तो उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शन भी लगती है। ऐसी असेसी के ऊपर भी लगती है कि तेरे को इनकी बात माननी है, इतने टाइम लिमिट में रिप्लाई करना है, ये सारी बातें असेसी को भी माननी पड़ती है। उसके बाद है अगला टॉपिक कलेक्शन, रिकवरी एंड रिफंड। आपसे टैक्स लेंगे, प्यार से दोगे तो कलेक्ट कर लेंगे, नहीं दोगे तो रिकवरी करेंगे। आपके आप दुकान पे आएंगे, नोटिस देंगे और रिकवरी करेंगे। और अगर आपका टैक्स हमारे पास ज्यादा आ चुका है तो उसको रिफंड भी कर देंगे, सिंपल। ठीक है जी, तो ये आपका सेक्शन ए का सेकंड मॉड्यूल खत्म होता है। सेक्शन ए के थर्ड मॉड्यूल पर आते हैं। हम इनको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। कैसे? चैप्टर 1 पढ़ेंगे इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट, चैप्टर 2 पढ़ेंगे कंपनी, चैप्टर 3 पढ़ेंगे ट्रस्ट, चैप्टर 4 पढ़ेंगे म्यूचुअल एसोसिएशन, चैप्टर 5 पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम, चैप्टर 6 पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर, चैप्टर 7 पढ़ेंगे इंटरेस्ट एंड फीस, चैप्टर 8 पढ़ेंगे सर्वे, सर्च एंड सीजर, चैप्टर 9 पढ़ेंगे कलेक्शन, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स, और चैप्टर 10 है आपका अपील। आपको असेसिंग ऑफिसर का कुछ टैक्स ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा, या फिर उनको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट समझ नहीं आ रहे, मतलब कुछ भी डिस्प्यूट है, असेसमेंट प्रोसीजर हुआ जब भी तो डिस्प्यूट हुआ। असेसमेंट प्रोसीजर कैसे होता है वो तो हम यहां देखेंगे। उसके बाद आप एक दूसरे से ना खुश हो, आप कह रहे हो एओ गलत है, एओ कह रहा है आप गलत हो, तो क्या होगा, आपको बड़े घर जाना पड़ेगा, आपको अदालत जाना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे कि अपील किस किस के पास जा सकती है, कब जा सकती है, किस बिहाफ पे जा सकती है, कितनी टाइम लिमिट होती है, कौन लेकर जा सकता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वो सारी बातें हम अपील में कवर करेंगे। उसके बाद है रेक्टिफिकेशन। अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे किसी ऑर्डर में, और ऑर्डर को रिवाइज कर देंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है सेटलमेंट कमीशन। झगड़ा तो आपने कर लिया, अब आपको भारी पड़ रहा है झगड़ा, आप कह रहे हो यार बिना बात का झगड़ा कर लिया हमने, क्या जरूरत थी इतना झगड़ा करने की। तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हो। सेटलमेंट करने के लिए एक अलग अथॉरिटी है
जिसका नाम है सेटलमेंट कमीशन अथॉरिटी। तो इनकी क्या पावर है, इनके पास हम कब कब जा सकते हैं, कितनी टाइम लिमिट है, किस किस केस के लिए जा सकते हैं सेटलमेंट करने के लिए, वो सारी बातें हम सेटलमेंट कमीशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एडवांस रूलिंग। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, आपको कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, आपको यह नहीं समझ आ रहा इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या मेरे को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, या ये काम गलत तो नहीं है, ये काम इलीगल तो नहीं है, आपको कोई भी XYZ अगर क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके पूछ सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं एडवांस रूलिंग। छोटी मोटी क्वेरी नहीं कि आप वैसे चले गए चलो वहां पूछ के आते हैं क्या हो रहा है। बड़े केसेस में आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन पूछना है, पूरा ट्रीटमेंट पूछना है, तो उसके लिए आप एडवांस रूलिंग को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरह से सर्विस है सरकार की हमारे लिए। और एडवांस रूलिंग में असेसिंग ऑफिसर भी जा सकता है कि सर मेरे को इस असेसी का ये केस समझ नहीं आ रहा, कृपया मेरी सहायता करे। तो एडवांस रूलिंग में असेसी और एओ दोनों जा सकते हैं। अगला फोर्थ मॉड्यूल आपका है पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। इस चैप्टर में सिर्फ ये लिखा है ये गुना करोगे तो ये पेनल्टी, ये गुना करोगे तो इतनी जेल। तो इस चैप्टर में बस हमको क्या पढ़ना है, ये केस है इतनी पेनल्टी, ये किया इतनी सजा। तो हम इस चैप्टर को ऐसे रीड करेंगे। फिर मॉड्यूल 5 आता है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। अगर आपका अमलगमेशन हुआ है तो टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, खर्चे कौन कितने लेगा, बाद में कौन लेगा, पहले कौन लेगा, तो ये सारी बातें हम यहां पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका डिमर्जर हुआ है, आप अलग अलग हो गए तो क्या होगा। ऐसे ही अगर आपने अपना बिजनेस एज अ होल बेच दिया, स्लम सेल, इंटरमीडिएट में भी आपने इसको कैपिटल गेन और पीजीबीपी में पढ़ा होगा, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इनटू कंपनी। अगर आप प्रोप्राइटर बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हो तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर है आप पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, क्योंकि इनकम टैक्स में फर्म के अंदर एलएलपी भी इंक्लूड है, उसको अगर कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हो तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करा रहे हो तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो ये सारी बातें हम मॉड्यूल नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल नंबर 6 आपका है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होती है। तो हम यहां पर भी दोबारा से पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, मात्र आपका 15 to 20 पेज का है, छोटा सा। उसके बाद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड अदर अथॉरिटीज। हमारा डीटी और आईडीटी के अपने अपने बोर्ड है। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जैसे कंपनी लॉ को कौन गवर्न करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऐसी हमारे भी अपनी एक गवर्निंग बॉडी है सीबीडीटी। तो हम देखेंगे एओ कौन होता है, सीआईटी कौन होता है, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कौन होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर कौन होता है, डिप्टी डायरेक्टर कौन होता है। मतलब उस दफ्तर में जो वे लोग बैठे हैं उनका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा है, किसकी रैंक क्या होती है, कौन से केसेस को कौन देखता है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 7 में। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 8 ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एंड लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस। अगर आप ई कॉमर्स वाले हो तो आपके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम देखेंगे। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां हैं
जो ग्लोबली काम करती है। तो फॉर एग्जांपल दुबई की किसी कंपनी ने अपनी सेवाएं दी इंडिया में, तो मैंने ले ली, उसने दे दी, मैंने पैसे दे दिए, उसने ले लिए। इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं ये हो क्या रहा है इनके बीच, ये हो क्या रहा है, हमारे हाथ तो खाली रह गए। तो इसलिए ई कॉमर्स वालों के लिए भी इन्होंने प्रोविजन बनाया कि बेटा ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। ओके, अगला मॉड्यूल है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजिंग स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वैसे हमारे होते हैं आईसीडीएस। तो इनको भी हम रीड करेंगे। फिर आपका है ब्लैक मनी एक्ट। अगर आपके पास काला धन मिला, रेड में तो यही होता है, ब्लैक मनी मिलती है, तो ब्लैक मनी क्या होती है, ब्लैक मनी पर कितना टैक्स लगता है, ब्लैक मनी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम यहां पढ़ेंगे। ब्लैक मनी एक्ट 2015। ऑल राइट, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका 11th मॉड्यूल केस स्टडी। केस स्टडी के बारे में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर हम अपनी मॉड्यूल से केस स्टडी पढ़ें तो इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में केस स्टडी 2-2 पेज की गिवन है। एग्जाम में केस स्टडी आती है मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 लाइन की। पहले तो बताऊंगा कि केस स्टडी नहीं होती, ये होता है एग्जाम्पल। आपने अपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, आपका लॉस था, तो बताओ क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे? तो बस ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल में किसी का नाम दे दिया जाएगा, शहर का नाम दे दिया जाएगा, अमाउंट दे दिया जाएगा और वो पूछेगा बताओ क्या इसने सही करा। तो जितने भी चैप्टर आपने अभी तक पढ़े और जितने भी आप अभी पढ़ेंगे अपने कोर्स में, उन सब के ऊपर कोई ना कोई एक एग्जाम्पल आ जाता है जिसको बोलते हैं हम केस स्टडी। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम सेक्शन नंबर बी पर, इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये बड़ा महंगा है, महंगा सेक्शन बी। महंगा है ये हमारे एग्जाम में भी और महंगा है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। बहुत पैसा मिलता है जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में पहला जो हमारा बड़ा हेडिंग है वो है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। होता क्या है, जो व्यापारी ग्लोबली काम करते हैं उनके ऊपर 2 कंट्री में टैक्स लग जाता है। एक तो इंडिया में क्योंकि वे रेजिडेंट है, दूसरा उस कंट्री में क्योंकि वहां से इनकम कमाई है। तो ये सारी घटना जब बढ़ती रही तो असेसी डीमोरलाइज हो गया कि यार मैं धंधा कैसे करूं, मैं बिजनेस कैसे करूं। इंडिया में टैक्स देना पड़ता है, वहां भी टैक्स देना पड़ता है, व्हाट टू डू, मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या? तो सरकार ने बोला बेटा मर मत, हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं बाहर की कंट्री के साथ। इंडिया का जरूरी नहीं कि सारे देश के साथ एग्रीमेंट हो, बट जिस भी देश के साथ एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में जो भी लिखा होता है उस एग्रीमेंट के हिसाब से टैक्स ट्रीटमेंट होगा। किसी एक इनकम पे दुबई सरकार बोली इस पे टैक्स हमें नहीं चाहिए, आप ले लो, तो उस पे वो वहां पे इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी और हम टैक्स ले लेंगे। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा है ना कि 2 बार जो टैक्स लग रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हम एग्रीमेंट बना रहे हैं। ठीक है, यहां पे हमारे 3 सेक्शन कवर है, 90, 90 एंड 91। इनमें रिलीफ मिलती है, कैसे मिलती है वो हम देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे इसके टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ DTAA, मॉडल्स ऑफ DTAA, इंटरलिंक ऑफ DTAAs विद सेक्शन 90, ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल्स इन DTAA। सिमिलरली इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक और महंगा चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग। आप
जब थोड़े दिनों में प्रोफेशनल बन जाओगे आप भी देखोगे ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत जॉब निकलती है। ये बहुत महंगा फील्ड है, महंगा तो एग्जाम में भी महंगा है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी महंगा है। ये है क्या? ट्रांसफर प्राइसिंग उस भारतीय कंपनी पर लगती है जिसकी कोई रिश्तेदार है बाहर। मतलब आपने कंपनी लॉ में सुना होगा एसोसिएट एंटरप्राइज। तो कंपनी लॉ में तो हम क्या देखते हैं, 20% का शेयर देखते हैं या जॉइंट वेंचर देखते हैं और बोल देते हैं कि ये इसकी एसोसिएट कंपनी है। बट ट्रांसफर प्राइसिंग में देयर आर वेरियस कंडीशन, देयर आर वेरियस पॉइंट्स, वेरियस एलिमेंट्स और बोला जाए तो वेरियस जाल बिछा रखे हैं कि ये करोगे तो हम मान लेंगे कि बाहर वाली कंपनी आपकी रिश्तेदार है, ये करोगे तो हम मान लेंगे कि आपकी बाहर वाली कंपनी रिश्तेदार है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगेगा? जब इंडियन कंपनी अपनी किसी एसोसिएट एंटरप्राइज को फायदा पहुंचा रही है। फायदा कैसे? सामान महंगा खरीद रही है, सामान कम पर बेच रही है, खर्चों का रीइंबर्समेंट ज्यादा कर रही है, XYZ कोई भी बेनिफिट है जो वो उसको पहुंचा रही है। तो हम उसको तो नहीं पकड़ सकते, वो तो लंदन में है। तो हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करी है, जो भी नाजायज है, हम उसको फेयर वैल्यू पे लाते हैं, जिसको बोलते हैं ये आर्म्स लेंथ प्राइस। और जो भी डेविएशन होता है उस डेविएशन पे टैक्स वसूल करते हैं। किससे? भारतीय कंपनी से, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग हमें पढ़ना है। तो पढ़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जिन पर ये प्रोविजन लगता है। डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, ये कैसे निकलता है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। और सेफ हार्बर रूल्स, थिन कैपिटलाइजेशन, सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होती है। ऑलराइट, तो हम सेक्शन बी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक आता है आपके सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का लास्ट टॉपिक है ये। हाँ जी, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का, जिसको बोलते हैं जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। कुछ सरकार ने रूल बनाए हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी एसएससी का टैक्स ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हो। तो हम पढ़ेंगे कि वो क्या रूल्स है जो सरकार ने बनाए हैं अंडर जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। ऑलराइट, मतलब जो टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, जो टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, फुल फॉर्म क्या है? जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। एंटी का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो जो टैक्स को अवॉइड कर रहा है उसके लिए हमने रूल बनाए कि बेटा ऐसा नहीं चलेगा और हम तेरे को पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा पूरा सिलेबस डिस्कस हो चुका है और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या यहां पे इंटरमीडिएट का कोई भी टॉपिक था? सर नहीं था, बट फिर भी वो एग्जाम में आएगा। तो पहले दिन से ही अपनी इंटरमीडिएट की जो भी आपके रजिस्टर है उनको निकाल लो और उनको रिवाइज करते रहना साथ साथ। ज्यादा टाइम नहीं देना है बट रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन नहीं करना इंटरमीडिएट का, बस रिवाइज करना है। ऑलराइट, चलिए तो हम आगे चलते हैं और अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। और चैप्टर का नाम आपका क्या है?
इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और एक बात और, जो भी हम लिखेंगे साथ साथ लिखेंगे, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, क्योंकि मैं लाइव आपको नोट्स बनवाऊंगा। जब हमारे पास हमारे खुद के हैंड रिटन होते हैं तो उनको पढ़ते वक्त भी अच्छा लगता है, पढ़ने का मन भी करता है, क्योंकि हमने बनाए हैं, इतनी मेहनत करी है। और एग्जाम से एक दिन पहले आप फटाफट से जितना स्पीडली रिवीजन अपने हैंड रिटन नोट्स से कर सकते हो, उतना आप किसी भी बुकलेट से, किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक से, किसी भी शॉर्ट समरी से नहीं कर सकते। ये ट्रायल एंड टेस्टेड आपका रूल है, ट्रायल एंड टेस्टेड आपका प्रोविजन है। ठीक है, तो इसको भी एक प्रोविजन मानो और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, लिखेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, तो चैप्टर 1 ये कहता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं हमारे, इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट, उनका हमको टैक्स ट्रीटमेंट देखना है, उनकी इनकम कैसे निकलती है हमको वो देखना है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, हु इज नॉन रेजिडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये बताओ नॉन रेजिडेंट कौन होता है। सर, नॉन रेजिडेंट वो होता है जो रेजिडेंट नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब है भाई, नॉन रेजिडेंट वो होता है, नॉन रेजिडेंट इज वन हु इज नॉट रेजिडेंट। जो रेजिडेंट नहीं है वो कौन होता है, नॉन रेजिडेंट होता है। तो पहले मेरे को यह बताओ कि रेजिडेंट कौन होता है। हु इज रेजिडेंट, ये रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। आई नो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देता हूं। कोई इंडिया में रह रहा है, किसी का इंडिया में घर है, इंडिया का आधार कार्ड है, इंडिया का पैन कार्ड है, इंडिया का पासपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया में रेजिडेंट है। इनकम टैक्स में रेजिडेंट का मतलब है अलग। ठीक है, क्या मतलब है रेजिडेंट का, आइए स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ जी दोस्त, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरी है। अरे नॉन रेजिडेंट की वर्किंग करने से पहले ये तो जान लो कि नॉन रेजिडेंट होता कौन है। आई एम राइट और रॉन्ग। सबसे पहले ये तो पता कर लो कि ये नॉन रेजिडेंट होता कौन है। अब आपने बोला सर नॉन रेजिडेंट वो होता है जो रेजिडेंट नहीं होता, तो मेरे को ये बताओ कि रेजिडेंट कौन होता है। देखो ये तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, परफेक्टली राइट। ये आपका क्वेश्चन ठीक है, इसका आपका आंसर भी 100% ठीक है भाई। जो रेजिडेंट नहीं होता वो नॉन रेजिडेंट होता है, यही डेफिनेशन है हमारे इनकम टैक्स में। बट मुद्दा ये है कि रेजिडेंट कौन होता है। तो आइए रेजिडेंट कौन होता है उसके लिए हम पढ़ेंगे
रेजिडेंशियल स्टेटस। इससे क्या होगा, इंटरमीडिएट का एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और साथ साथ फाइनल का भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे फाइनल में भी रेजिडेंशियल स्टेटस गिवन है। ऑलराइट, चलिए तो रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और क्यों पता लगाना है। आप किसी का चरित्र देख रहे हो, आप देख रहे हो कि वो रेजिडेंट है या नहीं है, इसका क्या मतलब है सर, व्हाट डू यू मीन, क्या चाहते हो आप हमसे। तो मैं आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स का आई और इनकम टैक्स के आई के ऊपर का डंडा सब बेकार है अगर वो असेसी नॉन रेजिडेंट है। कहने का मतलब है, अगर मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहता हूं तो सबसे पहला जो कदम है, मैं देखूंगा क्या मैं इंडिया में रेजिडेंट हूं, मैं देखूंगा क्या मैं इंडिया में रेजिडेंट हूं या नहीं हूं। हां जी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हमने क्या देखा, लिखेंगे व्हेन the income tax is about to levy on a assessee, जब एक किसी भी असेसी पर इनकम टैक्स लगने वाला हो, तो then the first question is arise। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, whether such assessee is resident in India or not, whether such assessee is resident in India or not। ये टी है, टी, रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। इरेजर काम नहीं कर रही है इसलिए मैं ठीक नहीं कर पा रहा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि वो इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वी हैव टू डिटरमाइन the residential status of an assessee for every previous year। ये लिखेंगे every relevant previous year। हमको हर साल की आईटीआर के लिए, हर साल के असेसमेंट के लिए, हर साल पता लगाना है कि वो इंसान, मतलब वो असेसी, इंसान नहीं बोलूंगा, असेसी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, चाहे वो एओपी या बीओआई हो। देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन इन द इनकम टैक्स। तो सबको हर साल अपना रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आता है, सर क्वेश्चन लिखेंगे पहले, आई नो आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हो, आई नो, क्या पता आपको पता भी हो, मतलब पता सबको होगा, बट फिर भी मेरा फर्ज है दोबारा बताना। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, what is एक सेकेंड,
हाँ जी, लिखेंगे व्हाट इज प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। हमें यह बताओ सबसे पहले कि ये प्रीवियस ईयर क्या बला है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एनालिसिस, पॉइंट नंबर 3 का एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ पॉइंट नंबर 3। ठीक है जी, सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर होता है करंट ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर। देखो अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, अदर सब्जेक्ट में करंट ईयर कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इनकम टैक्स में इस फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं प्रीवियस ईयर। बस वर्डिंग का फर्क है, वर्डिंग का। फाइनेंशियल ईयर को इन्होंने काट के क्या कर दिया, प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर को काट के इन्होंने क्या कर दिया, प्रीवियस ईयर। बस बैंक वाले बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, हम सुनते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब अगर मैं आज की बात करूं, आज डेट कितनी है, आज आपकी डेट है 3 दिसंबर 2022। 3 दिसंबर 2022 आज की डेट है ये। आप मेरे को ये बताओ कि हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में हैं। क्या कह रहे हो सर, फाइनेंशियल ईयर? नहीं नहीं नहीं, हम कौन से प्रीवियस ईयर में हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे हम अभी प्रीवियस ईयर 2022-23 में हैं। मतलब ये साल वो है जो 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था और अभी 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। ठीक है, यही मतलब है। तो हमने देख लिया कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2022-23। अब जब ये 2022-23 आपका खत्म हो जाएगा, कब खत्म होगा, एंड ऑन 31 मार्च 2023 को ये खत्म होगा। तो इस साल का क्या होगा, इस साल की होगी वर्किंग। आप देखोगे ना कितनी इनकम है, कितने एसेट है, कितने खर्चे हैं, तो आप इस साल की क्या करोगे, वर्किंग। और इस वर्किंग को क्या कहते हैं इनकम टैक्स में, असेसमेंट। इस साल की आप वर्किंग करोगे और इनकम टैक्स में इसको क्या कहते हैं, असेसमेंट। तो 22-23 की वर्किंग जो आप कर रहे हो 31 मार्च 2023 को खत्म होने के बाद कर रहे हो, मतलब आपने ये वर्किंग कब स्टार्ट करी, आपने ये वर्किंग स्टार्ट करी 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, और खत्म कब करोगे आप, इनकम टैक्स आपको 1 साल देता है। एंड should be always end on 31 मार्च 2024। ठीक है, 31 मार्च 2024 को ये वर्किंग खत्म हो जाएगी। तो इस साल को हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे गाइस, असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, तो हम प्रीवियस ईयर मतलब
करंट फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं हम, प्रीवियस ईयर की वर्किंग करते हैं। असेसमेंट ईयर में अगले साल आपकी रिटर्न जाती है, सबको पता है, नॉर्मल है। नहीं पता तो बता दिया है मैंने, ठीक है। अब सर दो चीज तो हो गई, आपने हमें बता दिया कि व्हाट इज प्रीवियस ईयर, आपने बता दिया व्हाट इज असेसमेंट ईयर। अब ये दोनों चीज क्या है भाई? कुछ नहीं है, जिस साल की आप बात कर रहे हो उस साल के आगे रेलेवेंट वर्ड ऐड हो जाता है। जैसे अभी आप 22-23 की वर्किंग करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप पता लगाओगे ना कि 22-23 की कितनी इनकम है, तो आप किसको पॉइंट आउट कर रहे हो? 22-23 को। तो जिसकी चर्चा होती है ना, जिसके लिए काम करते हैं, बस उसको बोल देते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, कि हम इस साल की बात कर रहे हैं। जैसे 22-23 में आप अभी इनकम निकालोगे तो ये भी देखोगे कि वो रेजिडेंट है या नहीं है, तो बस जिसको आप बोल रहे हो ना, जिस साल की आप वर्किंग कर रहे हो, उसके आगे रेलेवेंट वर्ड ऐड हो जाता है और कुछ नहीं है। सिमिलरली असेसमेंट ईयर में भी क्या हो जाएगा? रेलेवेंट वर्ड ऐड हो जाता है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है मिस्टर एक्स का असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो आप वर्किंग करोगे किस साल की? वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, वर्किंग शैल बी डन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 की आप वर्किंग करोगे, और जिसकी भी वर्किंग कर रहे हो बस उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, अभी हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं। ये हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, अभी हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस में ये चारों टर्म्स यूज होने वाली है, इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने से कम का हो सकता है। जैसे मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट करा 3 दिसंबर को, और 31 मार्च को बुक क्लोज करनी पड़ेगी, तो ये मेरा तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग मंथ का आपका पूरा साल हुआ। बट असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 महीनों का होता है। ठीक है, एक पॉइंट और, ऑल प्रीवियस ईयर, सब लिखते रहना, ऑल प्रीवियस ईयर आर असेसमेंट ईयर। ऐसे ही ऑल असेसमेंट ईयर आर प्रीवियस ईयर। सर इसका क्या मतलब हुआ? अभी बताता हूं। जैसे अभी हम वर्किंग कर रहे थे 22-23 की, ये क्या है? प्रीवियस ईयर। इसकी वर्किंग हम कर रहे हैं 23-24 में, ये क्या है? असेसमेंट ईयर। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आप जब 21-22 में इनकम जनरेट कर चुके होंगे, वो भी तो प्रीवियस ईयर था, तो उसकी वर्किंग करी होगी आपने इस साल में, तो इस प्रीवियस ईयर के लिए ये क्या है? असेसमेंट ईयर। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें हिसाब किताब कर रहे हो, तो यहां क्या पैसा अर्न नहीं करोगे? क्या करेंगे? तो इसका हिसाब होगा 24-25 में। तो 24-25 भी आपका क्या है? असेसमेंट ईयर है, और ये आपका क्या है? प्रीवियस ईयर भी है। ठीक है,
एक दूसरे की क्या है, ये चेन है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। हमने ये पॉइंट कहां से स्टार्ट किया था कि ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या होता है। और ये पॉइंट क्यों हमारे सामने आया था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर साल आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस अलग देखा जाएगा। ठीक है, हर साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस दोबारा निकलेगा। ऑलराइट, आइए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है रेजिडेंशियल स्टेटस वंस डिटरमाइंड। जब एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस आपके पास आ गया, देन द सेम shall be apply on all income। ये नहीं कि हम भेदभाव करेंगे कि पीजीबीपी पे लगाएंगे, कैपिटल गेन पे नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस आपने पता लगा लिया तो वो आपकी सारी की सारी इनकम पर लगेगा। ठीक है जी, 5th पॉइंट, रेजिडेंशियल स्टेटस and citizenship of India are different concept। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है। मिस्टर ओबामा भी हमारे इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस का दर्जा पा सकते हैं, बट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अलग चीज है। एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया डज नॉट मीन्स or does not treated as or does not treated as residential status। अभी तो मैंने मिस्टर ओबामा जी की बात करी, मैं कह रहा हूं मैं तो भारत का नागरिक हूं ना, बट जरूरी नहीं कि मैं रेजिडेंट हूं। तो सर ये रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या? तो आइए रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम डिस्कस करते हैं और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एन assessee कैन बी अवेल रेजिडेंशियल स्टेटस at one time in more than one country। एक आदमी मतलब एक असेसी एक पल में एक से ज्यादा कंट्री का भी रेजिडेंशियल स्टेटस ले सकता है, इन मोर देन वन कंट्री। इससे फायदा नुकसान क्या होगा? फायदा तो नहीं होगा, नुकसान होगा। हम भी टैक्स लेंगे, वो भी टैक्स लेगी। ठीक है, चलिए तो पूरा हमारा डिस्कशन हो चुका है कि भाई हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। नॉन रेजिडेंट कौन होता है? जो रेजिडेंट नहीं होता। अब ये हम पढ़ रहे हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। तो आइए अगली हेडिंग डालते हैं, हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एक
इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ओनली। ठीक है, चलिए इंडिविजुअल जैसे मैं, जैसे आप, कोई भी लिविंग ह्यूमन। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसमें एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल शैल बी, देखो कोई सेक्शन नहीं लिखेंगे, कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपनी लैंग्वेज में सरल भाषा में हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और पूरा फाइनल डीटी कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, हैंड रिटन नोट्स बनाने के पीछे रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि रिवीजन अच्छे से होता है, वन शॉट में होता है, और एग्जाम से पहले हमको किसी शॉर्ट समरी, किसी फ्लो चार्ट, किसी कुंजी की जरूरत नहीं पड़ती जब हमारे पास हमारा मटेरियल होता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट, if anyone out of below two basic conditions is fulfilled। अगर आपने किसी एक कंडीशन को पूरा कर दिया, दो में से, हम अभी दो बेसिक कंडीशन लिखने जा रहे हैं, उसमें से आपने किसी भी एक को अगर पूरा कर दिया तो आप क्या बन जाओगे इंडिया में, रेजिडेंट। लिखते हैं बेसिक कंडीशन 1, हां जी, बेसिक कंडीशन 1। बेसिक कंडीशन 1 कहती है इंडिविजुअल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना चाहते हैं, इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया। हम यहां पे ना तो किसी फॉरेन सिटीजन की बात कर रहे हैं, ना किसी इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं, हम तो किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेंगे, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो इंडिया का हो। इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया फॉर मिनिमम 182 days ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ऐसे चेक करना है कि कौन रेजिडेंट है और कौन रेजिडेंट नहीं है, ऐसे चेक करना है। कोई आधार कार्ड काम नहीं आएगा, कोई पैन कार्ड काम नहीं आएगा, कोई 10वीं की मार्कशीट काम नहीं आएगी, कोई पासपोर्ट काम नहीं आएगा। कितना ही बड़ा बंगला हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला पॉइंट काम आएगा। आपको चेक करना है वेदर क्या आप उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, जिसकी भी आपको वर्किंग करनी है, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या होता है। सारे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी होते हैं। ठीक है, तो आपको पहली कंडीशन क्या देखनी है कि वो इंडिविजुअल भारत में होना चाहिए मिनिमम 182 डेज। ठीक है जी, चलिए अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो ठीक है, वरना हमारे पास दूसरा भी रास्ता है। बेसिक कंडीशन सेकंड, हमारे पास दूसरा रास्ता भी है आपको फंसाने का।
ये फसाई तो रहे हम, आपको पहले रेजिडेंट घोषित कर देंगे और फिर आपसे टैक्स की वसूली करेंगे। ठीक है जी, चलिए सेकंड कंडीशन क्या है लिखेंगे, इंडिविजुअल must be in India for minimum 60 days, for minimum 60 days। कितने? 60 दिन आपको देखने हैं, 60 days ड्यूरिंग relevant previous year। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे and minimum 365 days in for immediate, शब्दों पे ध्यान देना, पिच पर ध्यान देना, आवाज पर ध्यान देना। ठीक है, एंड 365 डेज मिनिमम इन फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर फ्रॉम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हाँ जी, पहली बेसिक कंडीशन क्या थी कि आपको देखने हैं 182 दिन है या नहीं है, मिनिमम नहीं है तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। बट चेक करना कि सेकंड कंडीशन में फंस रहे हो क्या। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कहती है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में देखो जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस आप निकाल रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप 2023-24 जो कि असेसमेंट ईयर है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। मतलब हमें वर्किंग करनी है 22-23 की, तो 22-23 क्या बन जाएगा, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में देखना है कि वो इंडिविजुअल 60 दिन भारत में है या नहीं है। उसके बाद एंड, इसी में ये इन एडिशन है। फिर आपको देखना है 365 डेज मिनिमम, 365 डेज मिनिमम भारत में है क्या, कब, पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों में। अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, तो मतलब आपको वर्किंग करनी है प्रीवियस ईयर 22-23 की, और जिसकी वर्किंग करते हैं उसको बोलते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इसमें देखोगे, इसमें आपको देखना है क्या 60 डेज है, क्या 60 डेज पूरे हो रहे हैं, और उसके बाद आपको चेक करना है प्लस, आपको देखना है, मतलब प्लस का मतलब जोड़ मत देना, आपको 365 अलग देखने हैं, ये 60 तो यही देखने हैं, आपको पिछले 4 सालों में देखने हैं कि 360 और 365 बन रहे हैं या नहीं। पिछले 4 साल कैसे निकालोगे, आपका प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19। ठीक है,
ये सारे आपके क्या है, प्रीवियस ईयर। फिर आपको क्या करना है, इसमें देखना है कितने दिन 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 है, और टोटल कर देना है और चेक करना है क्या 365 है। तो अगर है तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, यानी कि आप बेसिक कंडीशन सेकंड को फुलफिल करते हो। और आपको क्या मिलता है हमारी तरफ से, आपको हमारी तरफ से मिलता है रेजिडेंट का टैग, आपको मिलता है आर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, इफ anyone basic condition is fulfilled, then तो फिर क्या होगा, आर का टैग आपको मिल जाएगा, असेसी को रेजिडेंट का टैग मिल जाएगा, यानी असेसी रेजिडेंट बन जाएगा उस साल में जिस साल के लिए आपने ये सारा काम किया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी आज की क्लास कि हमने कैसे कैसे वर्किंग स्टार्ट करी। हम एक असेसी को देख रहे हैं कि वो रेजिडेंट कब बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं रोकना चाहूंगा, क्योंकि इससे आगे की जो भी बातें हैं थोड़ी टेक्निकल है। इतना समझ लो, पहली क्लास है ना, तो थोड़ा मूड में आ जाओ कि हम फाइनल में आ चुके हैं, सिलेबस डिस्कस कर लिया है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या है, कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। स्टडी प्लान भी बता दिया है कि इंटरमीडिएट जरूर रिवाइज करना है और फाइनल तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया, इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट कौन होता है, जो रेजिडेंट नहीं होता। रेजिडेंट कौन होता है, हम देख रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।